मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में शुरू हुआ बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बार फिर सरकार पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर गोविंद सिंह के मुताबिक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, जिसमें सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण है और पुलिस झूठे मुकदमों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज करके उनको जेल भेज रही है। ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने चुनाव में या तो पोलिंग एजेंट बने थे या कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से प्रचार का काम किया था। कांग्रेस अब इस मामले पर सरकार पर हमलावर है और कहीं ना कहीं आगे आने वाले विधानसभा सत्र में इस मामले को पूरे जोर शोर से उठाने की कोशिश भी करेगी। वहीं सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी गुंडा या बदमाश नहीं छोड़ा जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो भी गुंडागर्दी करेगा या अवांछित गतिविधियों में लिप्त होगा उस पर सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि जिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जा रही है उन पर पिछला कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे सियासत क्या रंग दिखाती है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने पे निशाना साधा ही। वहीं राहुल गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए सदाकत आश्रम पहुंचे हुए थे सारे जो कांग्रेसी नेता हैं, उसमें प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी गए हुए थे। तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि जोड़ तोड़ की जो सरकार बनाए हैं तो उनका जो छवि है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है वो कमज़ोर हो गई है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं जो है सफलता हासिल किए हैं इस बार 2024 के चुनाव में। और हम लोग को विश्वास है कि राहुल गांधी जो है अगले लोकसभा के चुनाव में वो प्रधानमंत्री बनेंगे। निश्चित ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनने से कौन रोक सकता है राहुल जी को? देश ने स्वीकार किया है और इस लोकसभा का चुनाव जोड़ तोड़ से भले ही मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हों, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के असली हीरो और नायक राहुल गांधी जी। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी हैं इस बार की जीत को लेकर के जो 2024 में खास करके अमेठी रायबरेली की जीत से तो खुशी है ही, और जो बिहार में कुछ सीटें कांग्रेस को मिली है और उसके साथ इंडिया गठबंधन को मिली है, इसको लेकर भी काफ़ी मनोबल बढ़ा हुआ है। इस तरह के बयान कांग्रेस के तरफ से और आरजेडी के तरफ से दिया जा रहा है और तमाम जो नेता हैं, तेजस्वी यादव ने भी राहुल गांधी को बधाई दी है अपने फेसबुक और ट्विटर पोस्ट पे, और तमाम जो नेता हैं वो बधाई दे रहे हैं। और कांग्रेस कार्यालय में जश्न मनाया गया, केक काटा गया राहुल गांधी के जन्मदिन को लेकर के। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में तैनात एसएसएफ के जवान शत्रुघ्न विश्वकर्मा के माथे में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घटना सुबह 5 बजे के करीब का है, जब शत्रुघ्न विश्वकर्मा वीआईपी गेट के पास अन्य जवानों के साथ ड्यूटी दे रहा था। कहा जा रहा है कि उस समय शत्रुघ्न विश्वकर्मा मोबाइल देख रहा था कि अचानक उसके सर में गोली लगी और उसकी मौत हो गई। वहां पे तैनात अन्य सहयोगी सिपाहियों ने शत्रुघ्न विश्वकर्मा को पहले मंडलीय जिला अस्पताल लेके आए, जहां डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर रेफर किया और वहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। सुबह लगभग 5:15 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी। एसएसएफ की जो यहाँ पे एक सिक्योरिटी पोस्ट है, उनके गार्ड कमांडर द्वारा बताया गया कि यहाँ पे नियुक्त एक आरक्षी द्वारा तो गोली मार ली गई है। बाकी अग्रिम इसमें जांच और प्रक्रिया प्रचलित है, जो भी जानकारी होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। परिजनों का कहना है कि संदिग्ध हालत में मृत्यु हुई है। पुलिस की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई थी, सही सूचना नहीं दी गई थी, इसकी जाँच की जानी चाहिए। वहीं एसएसपी फैजाबाद राजकरण नैयर का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। सुबह के वक्त की घटना है, आला अधिकारियों ने मौके पे जाकर पूरी स्थितियों को जाना है। पूरी जो वहां पे घटना हुई थी उसके बारे में अन्य साथियों से भी जानकारी की जा रही है। मृतक शत्रुघ्न विश्वकर्मा 2019 पीएससी में भर्ती हुआ था। पीएससी के बाद से उसको एसएसएफ में तैनाती मिली थी और यहाँ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में
VIP गेट के पास आज वो ड्यूटी दे रहा था। कैमरा सहयोगी नाजिर के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। लोकसभा चुनाव में मनमाफिक सीटें नहीं मिलने के बाद बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। उन राज्यों को विशेषकर बैठक के लिए बुलाया जा रहा है जहां बीजेपी की सीटें कम हुई हैं। उनमें 7 राज्य हैं जहां बीजेपी बारी बारी से बैठकों के लिए बुला रही है। अब तक 3 राज्यों में बैठकों का दौर खत्म हो चुका है और पार्टी ने ब्यौरेवार इस राज्यों के सीटों के कम होने की बारी बारी जानकारी ली है, जिनमें कि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड हैं। अब बारी उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल की है। इन 7 राज्यों में बीजेपी को अपेक्षित सीटें नहीं मिली थी, जिसकी वजह से बीजेपी की सीटें लोकसभा चुनाव में कम हुई है। पार्टी इन राज्यों के ब्यौरेवार व्यूहरचना के बाद या मूल्यांकन करने के बाद भारी पैमाने पर संगठन में फेरबदल भी करेगी। इसके साथ साथ चुनाव प्रभारी के साथ साथ राज्य प्रभारी भी चेंज करने वाली है। पार्टी चाहती है कि आगामी 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए इन तीनों राज्यों में कमर कसी जाए और संगठन में भारी फेरबदल कर कम से कम बीजेपी को फिर से जीतने लायक स्थिति में बनाई जाए। कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। झारखंड में लोकसभा चुनाव का परिणाम अपेक्षित नहीं आने और विधानसभा के चुनाव का परिणाम अच्छा हो, इस फिक्र में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड के प्रभारी और सहप्रभारी को बदल तो दिया, लेकिन उन दोनों के लिए झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान अच्छे परिणाम लाने की जो फिक्र है वो इतनी आसान नहीं होगी। दरअसल झारखंड बीजेपी में कई तरह की समस्याएं हैं जो घर कर गई है। सबसे पहली समस्या ये है कि पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 28 आदिवासी या ST सीटों में से 26 में विपक्ष ने जीत हासिल की थी। ऐसे हालात में आदिवासी बहुल सीटों पर चुनाव जीतना इन दोनों प्रभारियों के लिए रणनीति बनाने के लिहाज से आसान नहीं होगा। वर्तमान में भी लोकसभा चुनाव के दौरान ST की 5 सीटें जो है वो बीजेपी हार चुकी है और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आदिवासी जो है वो किसी भी सूरत में बीजेपी के हो नहीं पा रहे हैं। कई मुद्दे हैं, चाहे वो सरना आदिवासी कोड का मामला हो या कुर्मियों को ST में शामिल करने का मामला हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जल जंगल ज़मीन का मामला हो, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर बीजेपी से आदिवासी काफ़ी बिदके हुए हैं। दोनों संगठन को, उनके अनुभव को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि संगठन की परेशानी को अगर उन्होंने दूर भी कर लिया तो 28 आदिवासी सीटें उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होंगी। अब देखना होगा कि ये नई चुनौती किस तरह से वो लोग इसको लेते हैं और कैसे इसमें कामयाबी हासिल करते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में जब यातायात पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी तब उन्होंने एक ओवरलोडेड टेम्पो ट्रक्स को रोका। रोकने पर उसमें 15 से अधिक नाबालिग बच्चे दिखाई दिए। ड्राइवर और हेल्पर से पूछताछ की तो उन्होंने दोनों ने विरोधाभासी बातें कहीं, जिससे पुलिस को शक हुआ। बच्चों से पूछने पर भी बच्चे चूंकि नाबालिग थे ठीक से जवाब नहीं दे पाए। पूछताछ में ड्राइवर ने उन्हें मध्य प्रदेश के बड़वानी से पंजाब के लुधियाना ले जाना बताया और उन्हें किसी कॉलेज में पढ़ने की भी बात कही। पुलिस को शक हुआ कि नाबालिग बच्चे किसी कॉलेज में किस तरह से पढ़ सकते हैं। पुलिस ने सभी बच्चों को बाल सुधार गृह भेज दिया है और सभी के परिजनों को बुलाया है ताकि ये पता चल सके कि इन बच्चों को किसी दुरुपयोग के लिए तो नहीं ले जाया जा रहा था। वहीं इंदौर के सिख समाज ने भी पुलिस से संपर्क किया और ये तस्दीक की कि किस तरह की कार्रवाई कर रही। तो पुलिस ने उन्हें आश्वस्त किया कि पूछताछ करके बच्चों के परिजनों को लौटा दिए जाएंगे, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें रोकना और तस्दीक करना जरूरी था। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। काशी के 2 दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह यहां से नालंदा रवाना हो गए। नालंदा रवाना होने से पूर्व उन्होंने पार्टी के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की और काशी के विकास की प्रक्रिया को सतत जारी रखने और साथ ही गुणवत्तापूर्ण काम कराने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को वाराणसी में गुड गवर्नेंस का मॉडल बनाने का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम को यहां 2 दिवसीय काशी दौरे पर पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने वाराणसी के मेहंदीगंज में
किसानों को बड़ी सौगात दी। यहाँ पर किसान सम्मान निधि की 20,000 करोड़ की धनराशि को उन्होंने किसानों को ट्रांसफ़र किया। उसके बाद उन्होंने कृषि सखियों को प्रमाण पत्र बांटा और किसानों को संबोधित किया। लगभग 50,000 किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर संबोधित किया और कृषि को लेकर और किसानों की उन्नति को लेकर सरकार के कामकाज का रोड मैप प्रस्तुत किया। वहीं उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे और उन्होंने विधि विधान से मां गंगा का पूजन अर्चन किया और मां गंगा की आरती देखी। इसके बाद प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ दरबार में पहुंचे और वहां पर उन्होंने बाबा विश्वनाथ आधे घंटे तक विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इसके बाद काशी की जनता का आभार जताते हुए प्रधानमंत्री बरेका गेस्ट हाउस पहुंचे और वहीं पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दिनचर्या के मुताबिक यहाँ वाराणसी के बरेका गेस्ट हाउस में उठे और उन्होंने योग ध्यान से अपने दिनचर्या की शुरुआत की। उन्होंने यहीं पर नाश्ता किया और उसके बाद भाजपा के चुनिंदा पदाधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि काशी के विकास के लिए जो उनका विजन है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और तेज गति से यहाँ पर कार्य होने चाहिए। जो भी योजनाएं चल रही हैं उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए और जनप्रतिनिधि भी योजनाओं के कार्यों पर नज़र रखें और कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं होने दें। जन सहूलियत के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें और तत्परता लाई जाए और त्वरित गति से कार्यों को पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी संदेश दिया कि चूंकि विकास कार्य से ही ये देश दुनिया में भारत की पहचान बढ़ेगी, इसलिए विकास कार्यों को प्राथमिकता पर रखा जाए। कल रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का औचक निरीक्षण भी किया था और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। तो प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार अपनी काशी के सांसद चुने जाने और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद काशी में पहुंचे थे और उन्होंने करीब यहाँ 17 घंटे का समय बिताया और उसके बाद यहाँ से सुबह वो नालंदा रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर वाराणसी एयरपोर्ट पर विदाई के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री को वाराणसी से विदाई दी। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। बलरामपुर जिले में तेज धूप और लू की थप्पड़ों के बीच आवागमन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ में सेमो साहब हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं की गई है। देखिए, मुख्य सचिव सर की, प्रमुख सचिव सर की, माननीय जिलाधिकारी महोदय के लगातार हम लोग के द्वारा बैठक की गई। उनके द्वारा सदा दिशा निर्देश दिए गए कि बलरामपुर में आप स्वास्थ्य केंद्रों को सुसज्जित करें। हीट वेव से रिलेटेड जितने प्रोटोकॉल्स हैं, जो दवाओं की व्यवस्था है, कूलर है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, एक प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रत्येक हमारे जो CSC हैं ब्लॉक स्तरीय, वहाँ पे हीट वेव रिलेटेड इलनेस एक वार्ड बना दिया है। 4 बेड को हम लोग सुरक्षित कर दिए हैं। वहाँ पे डॉक्टरों की व्यवस्था, रोटेशन वाइज फार्मासिस्ट की व्यवस्था, स्टाफ नर्स की व्यवस्था हम लोग लगा दिए हैं। जो हीट वेव रिलेटेड इलनेस वार्ड बनाया गया है उसमें ORS पाउडर, पैरासिटामॉल की टेबलेट, IV फ्लूइड लाइन्स और अन्य दवाएं उसकी पर्याप्त मात्रा में कोल्ड आइस पैक के साथ व्यवस्था कर दिया गया है। साथ ही साथ कूलर, पंखे की भी व्यवस्था की गई है। रेक्टल थर्मामीटर और साथ ही साथ हमारा जो थर्मामीटर की व्यवस्था होती है वो लोग कर दिया गया, ताकि कोई भी मरीज अगर हीट इलनेस से आता है तो उसका हम लोग तुरंत जाँच कर लें। और आपसे मैं बताना चाहता हूं कि अगर हीट वेव रिलेटेड इलनेस से संबंधित कोई व्यक्ति को टेम्परेचर उसका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है, उसका जो त्वचा है हीट और रेडनेस हो जाती है और मानसिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। पल्स रेट उसका 90 से ऊपर, जिसको हम लोग टैकीकार्डिया कहते हैं, टैकीकार्डिया हो जाता है। टैकीप्निया हम लोग कहते हैं, जिसको मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगती, सांस फूलने लगता है। साथ ही साथ चक्कर आना, उल्टी आना और सबसे बड़ी बात है मूर्छा आना, बेहोशी आना, हाथ पैरों में कंपन होना, मसल में क्रैम्प्स होना, ये उसके लक्षण होते हैं, तो इससे बचें। भारत एक्सप्रेस पर राहुल, बलरामपुर। लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान के बाद आज दिल्ली में बीजेपी की तरफ से समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में महाराष्ट्र के कई जो नेता थे वो भी शामिल हुए। समीक्षा बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई थी उन वजहों को भी जानने की कोशिश की गई। इसके साथ ही सीधे आमतौर पर आलाकमान ने कहा है कि पार्टी किसी एक व्यक्ति के दम पर नहीं चलेगी, सभी लोगों को जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। मतलब कि फिर चाहे वो कार्यकर्ता हो या फिर नेता, सभी को एकजुट होकर संगठन के लिए, पार्टी के लिए काम करना होगा, तभी आगे की जो रणनीति है वो तय हो पाएगी।
महाराष्ट्र की कोर टीम केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठी थी। इस बैठक में हम लोगों ने विशेष रूप से महाराष्ट्र का जो परिणाम आया इस पर विस्तार से चर्चा की। महाराष्ट्र में जैसा आप जानते हैं कि केवल 0.3% से महायुति और एमवीए में अंतर है, तो कहाँ वोट मिले कहाँ नहीं मिले, कहाँ परेशानी हुई, कौन सी करेक्टिव एक्शंस लेनी चाहिए, ये सारी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कम सीटें मिली थी। बीजेपी 9 सीटों पर सिमट गई थी। इसके बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी आज समीक्षा बैठक में चर्चा हुई है और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार ना हो, इस पर भी रणनीति बनाने की कोशिश की गई। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि आगे गलतियाँ वापस से ना दोहराई जाए, इस पर भी फोकस किया गया है और विधानसभा चुनाव में जमीनी स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थी। ऐसे में बीजेपी ने गठबंधन के साथ में रहकर सत्ता में अपनी सरकार बनाई है और आगे अब बीजेपी की हार ना हो या फिर कम सीटें ना आए, इसको लेकर अभी से बीजेपी तैयारी करने में जुटी हुई है और जो गलतियां बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव में की गई थी, उनको सुधारने की जो कोशिश है वो बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से की जा रही है। ऐसे में ये देखना होगा कि जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। जल संकट जारी है। रमेश बिधूड़ी और उनके साथ साथ दिल्ली बीजेपी के तमाम बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बांसुरी सुराज, तमाम लोग दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित दिल्ली जल बोर्ड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में कुछ कार्यकर्ता भी हैं। कहां से आए हैं, क्या मांग है? जनता भी है। अरे हम कार्यकर्ता भी है, जनता भी है, अभिनेता भी, नेता भी, सब है। बताइए परेशानी क्या है? डिमांड है, पानी नहीं आ रहा। कब से नहीं आ रहा है? जहाँ फोन करते हैं जल बोर्ड में फोन करते हैं, पुलिस सिंगल फोन ही नहीं उठाता और ना पानी का टैंकर भेजता। वहाँ से करोल बाग से रिमांड कट जाएगा, तुम्हारे नाम का पानी आएगा नहीं। 3 महीने हो गए, फोन ही नहीं उठाता पुलिस सिंगल। तो ऐसे भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारे तो बिल भी आ रहे हैं। 1-2 लोग मुझे ऐसे भी घूमते यहाँ मिले, आते ही नहीं, पानी आता ही नहीं, सप्लाई नहीं है। ऐसे लोग भी मिले जो कह रहे हैं साहब बिल भी आ रहे हैं और पानी भी नहीं आ रहा है, सप्लाई नहीं आती। वहाँ तो सप्लाई नहीं। दक्षिणपुरी मदनगिरी वाले होंगे ये। संगम बिहार में एक समस्या का अनेक समस्या सर, बहुत समस्या है, पानी की समस्या। संगम बिहार में मैं लगातार कह रहा हूँ कि संगम बिहार में समस्या हो रही है। क्या समस्या संगम बिहार में? हमारे के ब्लॉक संगम बिहार में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है और दो महीने से पानी नहीं आ रहा। टैंकर बुक करते हैं तो टैंकर आते नहीं है सरकारी, वो ब्लैक में हो जाते हैं सारे। तो लगातार आप लोगों को सुन रहे हैं, उनका ये आरोप है कि टैंकर माफिया सक्रिय है, टैंकरों को ब्लैक कर रहे हैं, उनको रास्ते में ही रोक कर उनको पहले से ही बेच दे रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली के लोग आज सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे हुए हैं। दक्षिणी दिल्ली से कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। रमेश बिधूड़ी जी हैं, आप दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से मिले, क्या आश्वासन मिला और आपने क्या मांग रखी? हमने मांग रखी है कि जो पानी के जो टैंकर की सप्लाई है वो इक्विलिटी के आधार पर हो, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हो। विधायकों के दबाव में आकर चंद लोगों के हाथों टैंकर का पानी ना बेचा जाए। चंद लोगों के हाथों ट्यूबवेलों जो रीबोर होते हैं वो कलेक्टिंग होती है 3,000 10,000 हर घर से, वो तुम्हारे जेई से तय करें कि वो चेक करें कि वहाँ पर कलेक्ट पैसा हो रहा है नहीं हो रहा है। आप तक बात पहुंचती नहीं है। आप बड़े अधिकारी, आश्वासन क्या मिला अधिकारियों को? आश्वासन मिला है विदिन 7 डेज वो 24 घंटे में पानी की सप्लाई को सॉर्ट आउट करेंगे। विदिन 7 डेज भ्रष्टाचार की बात को सॉर्ट आउट करेंगे और एनजीओ RWA के माध्यम से टैंकर दिए जाएंगे। एक कमेटी बनाने की जो बात की है, उस कमेटी में क्या है, कौन लोग हैं? डीएम को चिट्ठी लिखी है, 5 या 7 महिलाओं की डीएम कमेटी बनाएगी जिसके माध्यम से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो डीएम रिपोर्ट बनाकर देगी। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप रमेश बिधूड़ी जी को सुन रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर प्रदर्शन करने पहुंचे। साथ ही उन्होंने एक यहाँ पर ज्ञापन भी दिया। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने डीएम को पत्र लिखा है जिसमें साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में पानी की समस्या को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। दक्षिणी दिल्ली से कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। 2025 के कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए पूरे प्रयागराज में नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। कहीं पे पक्के घाट बनाए जा रहे हैं, नया पुल बनाया जा रहा है
और कई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसमें 2025 के कुंभ को दिव्य और भव्य बनाया जा सकता है। हमारे साथ इस समय प्रयागराज के महापौर गणेश शंकर केसरवानी जी हैं और उनसे बात करते हैं। इस बार का 2025 के कुंभ में क्या ऐसा रहेगा जो लोग देश विदेश में प्रसिद्ध हो? देखिए, 2025 के महाकुंभ को लेकर के पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर एक उत्सुकता का वातावरण है। लोग भारत के धर्म को, भारत के मर्म को, भारत के विचार को, भारत की संस्कृति को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं। इसलिए प्रयागराज जिला प्रशासन, नगर निगम और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही मनोयोग से कार्य कर रही है। प्रयागराज का जो बुनियादी विकास का ढांचा है वो आज बड़ी तेज़ी के साथ सुदृढ़ हो रहा है। नए पुल, नए घाट, नए पार्क, नए ऐतिहासिक जो प्रयाग का गौरवशाली इतिहास है, उन सभी चीज़ों को देश और दुनिया के सामने रखने का एक अद्भुत प्रयास प्रारंभ है। आप देख रहे होंगे पूरे शहर के अंदर विकास के कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहे हैं। प्रयाग की जो गौरवशाली अपनी परंपरा है वो भी उभर करके दुनिया के सामने आए कि यहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, जो इस देश के संस्कृति का मूलाधार है। तो ये दुनिया जान सके कि रामायण कहाँ पर लिखी गई। इस नाते महर्षि वाल्मीकि जी की एक भव्य प्रतिमा जमुना जी के किनारे वो भी बनाई जा रही है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि जी ने किन परिस्थितियों में रामायण का लेखन किया, वो सारा दृश्य उसमें बहुत ही सुंदरता के साथ दिखाया जाएगा। हमारे साथ महापौर प्रयागराज, इन्होंने बोला कि इस बार का 2025 का कुंभ दिव्यता भव्यता के साथ ग्रीनता भी लोगों को यहाँ पर दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ राजकुमार, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग का कथित नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के घर की तरफ कूच करने का इरादा है। विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आरोप है कि आखिरकार मंत्रालय यानी कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं। उनको जो कथित धांधली हुई है उसको लेकर के कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के घर पे भारी पुलिस फोर्स डिप्लॉय है और वहां पे प्रदर्शनकारियों को पुलिस जाने की अनुमति नहीं दे रही है, चूंकि 67 छात्रों के 720 अंक हैं, जिनमें से 8 छात्र जिनको 720 अंक ही मिले हैं वो एक ही सेंटर से हैं, यानी कि हरियाणा के झज्जर से। सवाल ये उठता है कि 1000 किलोमीटर की दूरी से जो कर्नाटक के छात्र हैं, झारखंड के छात्र हैं, वो गुजरात के गोधरा क्यों जाते। दोबारा से परीक्षा कराने की मांग है, एसआईटी जांच की मांग है और आरोप लगाया गया है कि कहीं न कहीं धांधली हुई है। अब ये प्रदर्शनकारी जो आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के हैं, इनकी मांग यही है कि दोबारा से परीक्षा कराई जाए और इसके साथ ही जो छात्र हैं उनको जो आरोप लगा रहे हैं उनकी बातों को सुना जाए, क्योंकि मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी कार्रवाई है, जो उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि अगर 0.00% भी गलती पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन शरद के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।